Assalamu alaikum students. Now we will continue our chapter number 9. हमने इसका इंट्रोडक्शन अपनी लास्ट वीडियो में दे दिया था, तो आज हम देखते हैं कि थ्योरम नंबर 9.11 में क्या सिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स अगर हो तो वहाँ पे हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती हैं। और किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई सी भी 3 चीज़ें, अगर 2 एंगल और एक साइड, फॉर एग्जांपल इसकी 2 एंगल और एक साइड के बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में कन्ग्रुएंट है। अगर इसकी कोई से तीनों एंगल बराबर हैं इसके तीनों एंगल के, तो भी कन्ग्रुएंट है। अगर इसकी कोई सी 3 साइड इसकी 3 साइड के बराबर है, तो भी कन्ग्रुएंट है। इसके कोई सी 2 साइड है, एक एंगल इसकी कोई सी 2 साइड और एक एंगल के बराबर है, तो भी कन्ग्रुएंट है। यानी इस ट्रायंगल की कोई सी भी 6 में से 3 चीज़ें इसकी उन्हीं 6 में से 3 चीज़ों के बराबर होगी, तो दोनों आपस में कन्ग्रुएंट कहलाएंगी। कन्ग्रुएंट को इस साइन से जाहिर किया जाता है, इट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल। ये हमने अभी तक सीख लिया था। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, यानी दो ट्रायंगल आपस में मिलती जुलती हैं। अगर मिलती जुलती हैं तो हमने साबित करना है कि आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पे थ्योरम 9.11 में हमें क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी अगर कोई सी दो ट्रायंगल आपस में मिलती जुलती हैं, अगर one side, if one side and any two angle of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of the other, the two triangles are congruent. corresponding side क्या कि एक एंगल ए का corresponding एंगल क्या है? एंगल बी, एंगल पी, एंगल बी का corresponding एंगल क्यू और सी का corresponding एंगल आर। तो जब भी इक्वल करेंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ही इसको इक्वल करेंगे। ए को आर के बराबर इक्वल नहीं करेंगे, सी को क्यू के बराबर इक्वल नहीं करेंगे। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो हमने सीखा था अपनी लास्ट वीडियो में, उनको ही आपस में। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये जैसे हर ट्रायंगल का बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाती हैं। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ठीक है ना। बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है और पी आर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए सी है। जिस तरीके से मैंने बोला, दो गाड़ियाँ अगर इक्वल है, सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्ड है, तो इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे ना। इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से कॉरेस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते, इसकी चौड़ाई को इसकी चौड़ाई से, इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से, ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई को इसकी ऊंचाई से ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। सिमिलरली दो ट्राइंगल्स जब कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो उनकी जो सेम चीज़ें होती हैं, उन्हीं को ही आपस में हम रिलेट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस थ्योरम को हमने साबित कैसे करना है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल के, ये बात हमें बता दी, गिवन में बता दी कि एक ट्रायंगल के अगर 2 एंगल और एक साइड कन्ग्रुएंट है अपोजिट ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड से, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगी? तो ये बात आपने साबित करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 2 ट्रायंगल्स ए बी सी, और हमने साबित करना है कि क्या ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी बात कहाँ से शुरू करेंगे? गिवन से। हमें गिवन क्या है? गिवन में हमें पता है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये बात हमें गिवन में पता है। आपने किस तरह से सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, इसकी लेबलिंग करनी आनी चाहिए, और फिर इस तरीके से ही हमने इसे जैसे जैसे प्रूफ करते जाएंगे, ऐसे ही हमें इसको याद करना है। ठीक है, याद क्या करना है? जैसे जैसे आप समझते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी डायग्राम से ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ ले, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बात कहाँ से शुरू करेंगे? हमें गिवन है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, और दोनों आपस में क्या हैं? दे आर सिमिलर। इसको हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स के ज़माने में? दे कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर। ठीक है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर। इन हमें पता है कि 2 ट्रायंगल है ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, फिर हमें बता दिया गया है कि जो इसका एंगल ए है, एंगल ए कन्ग्रुएंट है एंगल पी के, और हमें ये भी बता दिया कि इसकी जो साइड है, साइड बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर के, और साथ ही ये भी बता दिया कि जो इसका एंगल बी है
वो कंग्रुएंट है एंगल क्यू के। ये 3 बातें हमें जो है गिवन में ही बता दी गई। ये बात हमें पता है कि 2 ट्राइंगल है जो कि मिलती जुलती है, इसके 2 एंगल और एक साइड, दूसरी के 2 एंगल और एक साइड के बराबर है। साबित ये करना है कि ये ट्राइंगल आपस में बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब हम कैसे साबित करेंगे इस बात को? ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, हम लिख देंगे कि हमें ये बात पता है और हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है डेट द ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी तक हमने कोई बात मुश्किल नहीं सीखी। हमारे पास 2 ट्राइंगल थी जिसका नाम ए बी सी और पी क्यू आर था। ठीक है, और हमें ये पोस्टुलेट साबित करना है कि 2 एंगल और एक साइड बराबर है, दूसरी के 2 एंगल और एक साइड से, तो दोनों कंग्रुएंट होगी। ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम भी कह सकते हैं, 9.11 थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब गिवन हमें ये है कि वहाँ पे 2 ट्राइंगल थी ए बी सी और पी क्यू आर, जो कि आपस में एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, सिमिलर हैं अभी, और इसका जो एंगल ए है वो इसके एंगल पी के बराबर है, कंग्रुएंट है, और जो साइड बी सी है वो क्यू आर के कंग्रुएंट है, और जो एंगल बी है एंगल क्यू के कंग्रुएंट है, और साबित करना है कि ये आपस में एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, अब हम जैसे वकील अपने केस को साबित करते हैं ना, तो इसी तरीके से आपने अपने केस को साबित करना है दिए गए शवाहिद के मुताबिक। जो आपको शवाहिद दिए हुए लोगों ने, उसके मुताबिक आपने लेके चलना है, और जो चीज़ें पहले से प्रूव्ड हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो वहाँ से ही हम इसको लेके चलते हुए साबित करेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है लिखने का, थ्योरम को प्रूफ करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उसके लिए जब भी थ्योरम आएगा 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का आता है, और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि डायग्राम बनानी होती है। डायग्राम के अगर 10 मार्क्स का है तो 1 या 2 नंबर इसके रखे जाते हैं। फिर गिवन का 1 नंबर, या प्रूफ किया है तो उसका 0.5 या 1 नंबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपने आगे पीछे की तो नंबर कट हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। तो डायग्राम का अपना नंबर है। फर्स्ट का 10 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर डायग्राम के होंगे, और हो सकता है गिवन का 1 नंबर हो। प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, हो सकता है इसका 1 नंबर हो। ठीक है, जब हम मार्किंग करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, इसका 0.5 रखा हो या 0.75 रखा हो, और फिर प्रूफ कितना लंबा है तो उस लिहाज से हम पीछे वाले नंबर कम करके प्रूफ के नंबर को बढ़ा भी देते हैं। प्रूफ छोटा है, पीछे वाले के नंबर ज़्यादा कर देंगे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना, हमें तो 10 नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो यहाँ पर पूरा तरीका यही होना चाहिए कि पहले डायग्राम बनी होनी चाहिए, ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, और फिर यहाँ से गिवन के बाद प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग, फिर उसके बाद प्रूफ की हेडिंग। ठीक है, और प्रूफ की हेडिंग पूरी चलेगी, और आखिर में साबित क्या करना है, साबित हो गया तो वो बात भी आपने रिजल्ट के तौर पे भी हेडिंग दे तो वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगी साइड पर उसके रीजंस दूंगी। ये इसी तरीके से हमने करना है, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से कॉलम ड्रॉ करना है। इसी तरीके से पहले हमारे पास गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आएगा, और उसके बाद फिर प्रूफ लिखकर उसकी हमारे पास कॉलम बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका करने का। ठीक, इसी तरीके से याद करना है, सेम एज इट इज़, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसमें कोई डिडक्ट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही इसको समझना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया हमारा काम। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हम अपनी चीज़ को साबित करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हम फर्स्ट कर लेते हैं डैट हमारा जो ए बी है डैट इज़ नॉट इक्वल टू पी क्यू, बल्कि ए बी जो है एक और कोई पॉइंट है पी डैश, वो पी डैश क्यू के बराबर है। ये जो मेरा ए बी है ये पी क्यू के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है। हम क्या कहेंगे, ए बी पी क्यू के बराबर फ़र्ज़ किया नहीं है। सपोज़ करेंगे डेट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू पी क्यू, बट एक और पॉइंट है पी डैश। ठीक है, और हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि आर को किसी पॉइंट पी डैश से मैच कर देंगे, और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं है, बल्कि वो पॉइंट क्यू पी डैश के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखा कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि हमारा जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर नहीं है, बल्कि कोई एक पॉइंट पी डैश है, और जो
हमारा ए बी है वो पी डैश क्यू के बराबर है, बल्कि पी क्यू के बराबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जब मैं ये बात कहती हूँ कि मेरा ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे पास आगे दो कंडीशंस आ जाती है। फिर मेरे पास एक और ट्राइंगल बन जाती है। अब मैं यहीं बुक से अगर समझ लूँ, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अब मेरे पास, हमको पहले से पता था कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, पी बी सी और पी क्यू आर, जिसमें एंगल ए पी के बराबर था, बी क्यू के बराबर था, सी आर के बराबर था। गिवन में हमें ये बात बताई गई है कि अगर दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। ये बात तो हमें गिवन में बता दी थी ना कि दो ट्राइंगल हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, उसके दो एंगल बराबर हैं, और ऑटोमेटिकली अगर दो बराबर है तो तीसरा बराबर तो होना ही है उन्हें। ठीक, लेकिन अभी हमें ये पता चला कि जो बी ए या ए बी है वो तो क्यू पी के बराबर ही नहीं है, बल्कि वो तो बराबर है किसके, वो तो क्यू पी डैश के बराबर है। अभी हमें ये बात पता चल गई। कहाँ से पता चली? कंस्ट्रक्शन से पता चली हमको ये बात, असम्पशन से पता चली, या हमने एज्यूम किया था, अभी कंस्ट्रक्शन में जाके ये बात एज्यूम की थी कि जो पी क्यू है वो पी क्यू डैश भी कोई पॉइंट है। सही है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास तो फिर एक और ट्राइंगल बन रही है। कौन सी बन रही है? पी डैश क्यू आर। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास फिर एक और ट्राइंगल बन रही है, पी डैश क्यू आर। इसका मतलब है कि जो ए बी सी है वो पी डैश क्यू आर के सिमिलर है। अगर ए बी सी पी डैश क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, पी डैश क्यू आर के सिमिलर है, तो फिर तो जो इसका बी सी है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए, और एंगल बी क्यू के बराबर है, और बी ए जो है वो क्यू पी डैश के बराबर है। तो तीन चीज़ें जब बराबर हो जाती हैं तो साइड एंगल साइड, यानी दो साइड है और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत तो दोनों ट्राइंगल्स को आपस में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बिल्कुल बराबर होना चाहिए तो एंगल सी जो है वो तो इसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर पी डैश के बराबर, जबकि हमें पता है कि एंगल सी तो क्यू आर पी के बराबर है, पता है ना हमें। तो एक वक्त में दोनों, एक एंगल दो के बराबर तो नहीं हो सकता। अब आप यहाँ देखें कि अगर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी डैश क्यू आर अगर आपस में सिमिलर है, तो फिर तो इसका जो एंगल ए है वो इसके एंगल पी डैश के बराबर होना चाहिए था, जो इसका एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए था, जो एंगल सी है वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्यू आर पी डैश के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पॉइंट ये आया कि जो मेरा एंगल सी है ये तो फिर मेरा एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर होना चाहिए, जबकि शुरू में हमने पढ़ा कि एंगल सी बराबर है एंगल आर के, पढ़ा ना, और एंगल आर की एक्चुअल वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्यू आर पी बनती है। ठीक है ना, एक ही बात है, एंगल आर बोलूं या क्यू आर पी बोलूं एक ही बात है। तो सी, या तो सी जो है वो तो इसके बराबर आ रहा है, जबकि हमें पता है कि एंगल सी तो इसके बराबर था गिवन में तो हमें ये पता था। ठीक है, तो एक वक्त में एक एंगल दो अलग अलग चीज़ों के कैसे बराबर हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सी इसके भी बराबर है और सी इस पूरे के भी बराबर है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे कि जो हमारा एक वक्त में ये दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो या तो ये होगा कि जो एंगल क्यू आर पी डैश है वो एंगल क्यू आर पी के बराबर हो, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सी एक वक्त में इसके भी बराबर हो और एक वक्त में इसके भी बराबर हो। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। पी डैश कोई पॉइंट है ही नहीं है, बल्कि ये एक ही पॉइंट है क्यू आर पी, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आर डैश पी था वो आर पी के ही बराबर है, सॉरी आर पी डैश जो है वो आर पी के ही बराबर है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एंगल जो है एक वक्त में दो अलग अलग चीज़ों के बराबर हो, वो जब तक कि वो सेम ना हो। अगर वो बराबर है इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि जो मेरा बी ए है वो क्यू पी के बराबर होगा। अगर बी ए क्यू पी के बराबर है तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है, जो गिवन में थी।
अगर दोनों सिमिलर हैं तो उसकी ये वाली साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। जो साइड थी वो आपस में बराबर है, BC QR के बराबर थी, एंगल भी आपस में बराबर साबित हो गया, दूसरी साइड भी बराबर, दो साइडें और एक एंगल भी बराबर साबित हो गया यहाँ से जब हम चलते हुए आए तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि तीन चीज़ें अगर बराबर हैं और तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत मैं साबित कर सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स ना सिर्फ ये कि आपस में सिमिलर हैं बट दे आर आल्सो कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा पूरा प्रूफ अपने स्टेटमेंट के साथ साबित हो गया कि जी जो हमारा ट्राइंगल्स हैं अगर उनकी तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं दूसरी के तीन से रिस्पेक्टिव तीन चीज़ों से, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। दोबारा से शुरू करते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो आपस में सिमिलर थी। गिवन में हमें बता दिया था कि दो एंगल बराबर हैं उसके, तो साबित हुआ कि तीसरा तो बराबर होगा ही, ठीक है। फिर हमने कहा कि फ़र्ज़ किया कि जो एक साइड है वो आपस में बराबर नहीं है बल्कि कोई और एक पॉइंट P' है उसके बराबर है। अगर उसके बराबर होती है तो फिर तो एक और नई ट्राइंगल हमारे सामने आ जाती है P' वाली। तो P' वाली में तो फिर मेरे पास जो एंगल C है अगर उसकी तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं तो दोनों बराबर हो गई, तो एंगल C तो फिर इसके बराबर होगा P' वाले एंगल के, जबकि हमारा C तो P वाले एंगल के बराबर था। तो एक वक्त में C दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता, लिहाजा ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर ये दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन P' और P कोइंसाइड, अगर वो दोनों एक ही है तभी पॉसिबल है, वरना C एक वक्त में दो के बराबर हो ही नहीं सकता। इस पॉइंट को लेके हम आगे चलेंगे, फिर हम कहेंगे P' और P कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो बाकी साइड भी आपस में बराबर होगी, तीसरी साइड भी आपस में बराबर ही होगी। अगर दो साइडें बराबर हो गई, पहली गिवन में बराबर थी दूसरी हमने अभी बराबर साबित कर दी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर हम दोबारा पहली वाली ट्राइंगल्स की तरफ आ जाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो हमें गिवन थी वो दोनों ना सिर्फ सिमिलर हैं बल्कि उसकी दो साइडें और एक एंगल आपस में बराबर साबित हो गया। अब अगर बराबर साबित हो गया है तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट साबित हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जो थ्योरम है थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जब आप इसको डायग्राम्स को साथ में रख के और फिर स्टेटमेंट दे के प्रूफ करते हुए इसको साबित करेंगे तो ये थोड़ा आपको मज़ा आएगा, और जब आपको मज़ा आएगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, इसके तमाम स्टेप्स को लाइन से लेकर चलना पड़ेगा, साथ ही रीजंस भी सामने के सामने में देनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया और क्लियर हो गए। अगर पॉइंट्स क्लियर हो गए तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको समझ लें, जब समझ आ जाएगा तो याद खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।